टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टुडेज जी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखें। चर्चा में रहा येलो फ्रॉग आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शंस थे लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न। येलो फ्रॉग आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे घरेलू मेढकों में से एक है। इसके अलावा यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेढक भी है। इनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है और देश के कई हिस्सों में खाने में परोसे जाते हैं। यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की इजाज़त दे दी गई है। इससे लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकेगा और सेना में महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब दूसरा सवाल है, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है? ऑप्शंस हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, DRDO या फिर IIS बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है IIRS यानी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है। इसके साथ ही भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी इस अध्ययन में शामिल है। देहरादून स्थित WII केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। देहरादून स्थित IIRS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक घटक यूनिट है। यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन पर डेटा और जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। मॉनसून की शुरुआत में हिमालय की तलहटी में चित्तीदार कोयल अफ्रीका से आती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण भारत में भी चितकबरी कोयल का समुदाय मिलता है, लेकिन वे स्थानीय निवासी पक्षी हैं, प्रवासी नहीं हैं। अधिकांश अन्य प्रवासी प्रजातियां सर्दी में मंगोलिया, साइबेरिया, उत्तर पूर्वी चीन, कजाकिस्तान आदि स्थानों से आती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत एक जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है? रक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंचायत फंड की ऑडिटिंग ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। यह ऑडिटिंग ऑडिट ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी।
यह एक जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑडिट ऑनलाइन का विकास ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP के अंतर्गत किया जा रहा है। पंचायत एंटरप्राइज सूट यानी PES के एक भाग के रूप में ऑडिट ऑनलाइन को बनाया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% की ऑडिटिंग ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया में हजारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया? ऑप्शंस हैं भारत, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर तुर्की। और सही जवाब है इसका तुर्की। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया में हजारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया। बीते 86 सालों में पहली बार हागिया सोफिया को मुस्लिम प्रार्थना के लिए खोला गया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित यह इमारत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इस इमारत का निर्माण कार्य 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन I के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तब इस्तांबुल शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तुर्की। अगला सवाल है, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस कॉरिडोर में चालू होगी? ऑप्शंस हैं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उत्तरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या फिर दक्षिणी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सही जवाब है इसका पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग चालू होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL के मुताबिक यह सुरंग 12 महीनों के भीतर डबल स्टैक कंटेनर के परिचालन के लिए शुरू हो जाएगी। यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच 2500 से 500 मिलियन साल पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जा रही है। यह सुरंग हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। इसका एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी से और दूसरा छोर हरियाणा के ही दादरी में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। छठा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1866 में पड़े अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। इस अकाल की समीक्षा हेतु जॉर्ज कैम्पबेल आयोग गठित किया गया था। और दूसरा कथन है, आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन कैम्पबेल आयोग के बारे में सही है या है? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 1866 में भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। इस अकाल की समीक्षा करने के लिए जॉन कैम्पबेल आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिकारी वर्ग मांग और पूर्ति के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए मुक्त व्यापार की नीति पर चलते रहे। आयोग ने सुझाव दिया कि अकाल के दौरान राहत कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन समाज सेवी संस्थाओं के अलावा सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए। सरकार को रेलों और नहरों की स्थापना करनी चाहिए ताकि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्ट्रैची आयोग के बारे में सही है या है? 1876 से 78 के दौरान मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़े भयंकर अकाल के बाद इस आयोग का गठन किया गया। दूसरा कथन है, इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कैम्पबेल आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण 1877-78 के दौरान मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी थी। 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। स्ट्रैची आयोग की कुछ सिफारिशें थीं, जैसे लोगों को रोजगार मिले और समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो, अकाल संहिता का निर्माण हो, सिंचाई सुविधाएं विकसित हों, अकाल के समय भू राजस्व का संग्रहण रोक दिया जाए,
अकाल कोष का गठन किया जाए। तो इस तरह दोनों कथन इस प्रश्न के सही हैं। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन शिक्षा के संदर्भ में बनाई गई यशपाल समिति के संदर्भ में सही है या है? यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के नाम से 1993 में प्रस्तुत की। यशपाल समिति ने सुझाव दिया था कि शिक्षा को तकनीक से जोड़ने संबंधी प्रयास न किए जाएं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। 1993 में यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के नाम से प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भारत के स्कूलों में निरर्थक शिक्षा का हाल देखना चाहिए। इस समिति द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, प्राथमिक शिक्षा को सुरुचिपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण बनाना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, अभाव एवं गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ने संबंधी सुझाव, ये सारे सुझाव थे। तो इस तरह दूसरा कथन जो कह रहा है कि तकनीक से जोड़ने संबंधी प्रयास न किए जाएं, ये गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन चार्टर अधिनियम 1853 से संबंधित है या है? पहला कथन है, इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। इस अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं इस तरह थीं। इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन उसका भुगतान कंपनी करेगी। डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान इस चार्टर अधिनियम में किया गया। तो इस तरह दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित है या है? इसके तहत कंपनी को और अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। फिर दूसरा कथन है, इस एक्ट में 1 लाख प्रति वर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनरुत्थान, विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च के लिए प्रावधान किया गया। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। चार्टर अधिनियम 1813 की कुछ खास विशेषताएं थीं, जैसे कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार इसमें स्पष्ट किया गया। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खातों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। इस एक्ट में 1 लाख प्रति वर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनरुत्थान, विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च के लिए प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। तो पहला कथन जिसमें 10 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण की बात की गई है, वो दरअसल 20 वर्षों के लिए। इस तरह पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। अनुभवी कवि और लेखक गुर्रम जशुआ के विचारों और विचारधारा ने दलितों की समस्याओं का समाधान किया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट में दीजिए। इस प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ हम फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।